Good morning, students. How are you all? Yesterday, we had already started civics lesson number 1, that is, what is democracy and why democracy. The definition we had read was a democracy is a form of government that is elected by the people, it is for the people and from the people. Now, we had already started features of democracy, and the first feature we had led was major decisions by the elected leaders. जनता के लिए जो निर्णय किए जाने चाहिए वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के बीच में ही होने चाहिए, तभी जनता के हित के लिए काम हो सकता है. Now, today we'll start with the next feature. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस. जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए. In China, elections are regularly held after every 5 years of electing the country's parliament called Quangguo Renim Liabio Dahui. चाइना में हर 5 साल के बाद में अपनी सरकार को चुनने के लिए एक चुनाव की प्रक्रिया होती है. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसके लिए चुनाव हर 5 साल में होते हैं और उस पार्टी को अपने देश के प्रेसिडेंट को चुनने का अधिकार होता है. It has nearly 3,000 members elected from all over China. इसमें पूरे चाइना से तकरीबन 3,000 लोगों को चुना जाता है. Some members are elected by the army, कुछ को सेना चुनती है. Before contesting elections, a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से पहले एक उम्मीदवार को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मत हासिल हो जाना चाहिए. Only those who are members of Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 or 3. 2002 और 3 के चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी ये देखा गया था कि सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़ी हुई 8 छोटी पार्टियों के लोगों को ही चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त था. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. और क्योंकि सिर्फ वही पार्टी चुनाव में हिस्सा ले सकती है तो हर बार जो भी सरकार बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है. Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, वो है मेक्सिको. 1930 में आज़ादी पाने के बाद में मेक्सिको में अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हर 6 साल के बाद में चुनाव होते हैं. The country has never been under a military or dictator's rule. उस देश में कभी भी किसी तानाशाह का या आर्मी का, सेना का राज्य नहीं होता. But until 2000, every election was won by party called PRI, Institutional Revolutionary Party. लेकिन 2000 के पहले, 2000 के पहले जितने भी चुनाव हो रहे थे उसमें हर एक बार सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी या PRI पार्टी ही जीत रही थी. ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन. बहुत सारी दूसरी पार्टियां भी चुनाव में हिस्सा ले रही थी लेकिन वो कभी भी नहीं जीत पाती. द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस. PRI बहुत गलत तरीकों से चुनाव जीतता जा रहा था. ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स. जो भी सरकार के अंदर थे या सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे थे उन्हें इस पार्टी में या पार्टी की मीटिंग्स में हिस्सा लेना पड़ता था. टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI. Media largely ignored the activities of oppositional political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. इस PRI ने, जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी,
उसने जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे। सरकारी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स को, अध्यापकों को ये कहा जाता था कि वो उस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पेरेंट्स को फोर्स करे कि वो सिर्फ पीआरआई को ही चुने। दूसरी तरफ मीडिया को यह अधिकार नहीं था कि वो अपोजिशन में जो पार्टीज थी उनकी बात को अखबारों में छापे, सिर्फ पीआरआई की बातें ही या उनके फेवर की बातें ही छपती थी। और तीसरी बार पीआरआई एक और चीज करती थी, वो ये थी कि चुनाव के कुछ घंटों या एक दिन पहले चुनाव प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए गए स्थान को बदल देते थे, जिसकी वजह से या तो जनता वोट डालने ही नहीं जा पाती थी या फिर फर्जी वोट डाले जाते थे। Should we consider the elections described above as examples of people electing their rulers? क्या जो दोनों चीजें हमने अभी पढ़ी उससे हम ये कह सकते हैं कि ये वाकई में ऐसी चीजें थी जिसमें जनता अपने नेता को चुन रही थी? Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice. चाइना में जो चुनाव हुए थे उसमें जनता को सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही चुनने का अधिकार था, कोई दूसरी पार्टी खड़ी नहीं होती थी। They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. क्या ये एक चॉइस है? In Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. मेक्सिको में जनता को वोट के द्वारा अपने नेता को चुने जाने का अधिकार था, लेकिन वहां पर सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ही जीत रही थी, तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं थी। There was no way the ruling party could be defeated, even if people were against it. These were not fair elections. ये सारे जो एग्जाम्पल्स हमने देखे चाइना का, मेक्सिको का, ये फेयर इलेक्शंस नहीं थे, सही निष्पक्ष चुनाव नहीं थे। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. So, a democracy must be based on a free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. अब इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर देख लिया। वो यह है कि सिर्फ चुनाव होना ही डेमोक्रेसी के लिए पर्याप्त नहीं है। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, जनता अपने प्रतिनिधि को अपनी इच्छा से चुन सके और जनता ने जिस व्यक्ति को वाकई में चुना है वो ही सरकार बने और जो सरकार चुनी गई है उसे जनता के लिए कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो। Now we'll read the next feature, and that is one person, one vote, one value. एक नागरिक, एक मत और सारे मतों को बराबरी का दर्जा। The struggle for democracy is linked to the demand for universal adult franchise. डेमोक्रेसी तभी संभव है जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हो। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? हर एक वो व्यक्ति जो 18 साल का है, 18 साल से ऊपर का है, उसे चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, चाहे से वो मेल हो फीमेल हो, उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो। This principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote. काफ़ी सारे देशों में तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 18 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है, लेकिन अब भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर यह अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है। चाहे से वहां पर हो सकता है कि शायद महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं हो या कुछ व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त नहीं हो। हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन सऊदी अरेबिया women do not have the right to। पहला एग्जाम्पल है कि सऊदी अरेबिया में औरतों को वोट डालने का अधिकार अब भी प्राप्त नहीं है। अब कुछ कुछ वहां पर अधिकार मिलने शुरू हो चुके हैं। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया में नागरिकता के कुछ इस तरह के नियम बने हुए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं वो अब भी वहां पर उन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
And the third example is in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. फीजी में वोटों को या नागरिकों को जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें इस तरह से बांटा गया है कि वहाँ का चुनाव सिस्टम इस तरह का है, जो एक वहाँ पर ओरिजिनल फीजी है, जो पैदाइश जिसकी वहाँ पर है, उसे जो अधिकार प्राप्त है, इंडियन फीजियन को वो अधिकार वहाँ पर प्राप्त नहीं है। दूसरे देश से आकर बसे हुए व्यक्तियों के पैदा हुए बच्चों को वहाँ पर वो अधिकार प्राप्त नहीं है। Democracy is based on a fundamental principle of political equality. डेमोक्रेसी हर एक व्यक्ति के लिए कुछ नियम कानून लाकर स्थापित हुई है। That gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. थर्ड फीचर जो हमारा डेमोक्रेसी का है वो यही कहता है कि एक देश के अंदर हर एक अडल्ट व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को जो कि 18 साल से ऊपर का हो चुका है, चाहे से मेल हो या फीमेल हो, हर एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार है और एक वोट को मेल और फीमेल दोनों के ही वोटों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। That's all for today. Now the next feature we'll discuss tomorrow.